नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हम लगातार कक्षा 11 और 12 या सामान्य ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसकी कुछ क्लासें, जिसमें सामान्य भारत की कुछ जानकारियां लेकर आप सबके सामने लगातार आ रहे हैं और आज इस क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने लास्ट टाइम के अंदर ये बातचीत की थी अंतिम वीडियो में कि कौन से देशों के साथ हमारी सीमाएं साझा होती है और कितनी कितनी सीमाएं लगती है और उनको निर्धारण करने वाले कौन कौन लोग थे, भारत के कौन कौन से राज्य उन सीमाओं के साथ लगते हैं, इस पर भी अपनी बातचीत हुई थी। आज मैं एक थोड़ी सी बात आपको और बताना चाह रहा हूँ जो उस दिन छूट गई थी। मान लो ये बांग्लादेश है इधर, ठीक है। इस बांग्लादेश में आप लोगों को मैंने बताया था कि दो ही बात और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पश्चिम बंगाल है, मान लो आपका, इस पश्चिमी बंगाल के साथ एक समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच और हुआ है, जिसको बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। क्या बोलते हैं? 3 बीघा गलियारा। बीघा गलियारा, एक तो आपको ये ध्यान रखना है 3 बीघा गलियारा कौन कौन से दो देशों के बीच में है। तो आपको याद रखना है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। और कौन से राज्य में अगर ये पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल और भारत बांग्लादेश के बीच में एक फुटबॉल का ग्राउंड जितना बड़ा होता है उतना एक क्षेत्र है जो इधर से इधर एक लैंड एरिया को जोड़ता है, जिसका नाम रखा गया 3 बीघा गलियारा। ये भूमि भारत ने किसको दे दी? बांग्लादेश को दी थी। तो ये शायद आपको याद रह जाएगा। एक है जीरो लाइन। क्या है? जीरो लाइन। ये जीरो लाइन भी आप लोगों को याद करनी है कि आपसे पूछा जा सकता है जीरो लाइन कौन से दो देशों के बीच में है या कौन से दो देशों के बीच में संबंधित है जीरो लाइन। अब याद रखना, इधर मैंने कल आप लोगों को पिछले वीडियो में ये बताया था कि त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बात बताई थी। मान लो यहाँ है त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा होने के कारण ये जो लाइन है त्रिपुरा और इसके बीच में, तो प्यारे बच्चों ये जो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है, किसकी? त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है, जो ये एरिया बांग्लादेश के साथ है, इधर त्रिपुरा के साथ अटैच है, इस लाइन को बोला जाता है जीरो लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? त्रिपुरा का जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है जो बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? जीरो लाइन बोलते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक है 3 बीघा गलियारा कौन से दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कौन से स्टेट में है? ये पश्चिम बंगाल में है। क्या चीज़ है ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक फुटबॉल का जितना मैदान होता है, उस फुटबॉल के ग्राउंड के जितना एक एरिया है जो बांग्लादेश के एक भूमिवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है, वो पश्चिमी बंगाल है, वहाँ से बांग्लादेश को जोड़ रहा है। तो ये 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत की भूमि थी और किसको दे दिया? इसको बांग्लादेश को दे दिया। एक है जीरो लाइन। कौन सी सीमा है? जीरो लाइन जो है वो आपकी है त्रिपुरा और भारत के जो बीच की सीमावर्ती क्षेत्र है, उसको क्या बोला जाता है? उसको जीरो लाइन बोलते हैं। और एक और समझना प्यारे बच्चों, एक पिछले वीडियो में अपन ने एक बात समझी थी, उसके बारे में देखिए। मैंने आपको बताया था कि भारत का कोई भी क्षेत्र अगर किसी अन्य देश को देना है या किसी अन्य देश का क्षेत्र भारत में मिलाना है, तो हमारे संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। और उस पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान संशोधन जो बताया था वो 101वां बता दिया शायद। तो आप याद रखना, ये 100वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन करके भारत ने बांग्लादेश को क्या दिया था? जो भूमि दी थी, जो मोदी जी ने किया था, शेख हसीना और मोदी जी और ममता जी के बीच में जो समझौता हुआ था, वो संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा किया गया? 100वें संशोधन के द्वारा किया गया था। तो इन बातों को आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करना चाह रहा हूँ वो बातचीत अपनी है यूनियन टेरिटरी के बारे में, संघ शासित प्रदेश के बारे में। कौन से? संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश, ठीक है, प्रदेश। अब याद रखना प्यारे बच्चों आप लोगों को कि संघ शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, ठीक है, और कौन कौन से उसके नाम हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली,
उसके बाद 2 नंबर पर है अपना चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा और किसकी, पंजाब की संयुक्त राजधानी है। दोनों के यहाँ विधानसभा है, दोनों के यहाँ सचिवालय है, सारा काम चंडीगढ़ में होता है और बहुत ही खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। आप लोगों को अगर कभी जाने का मौका मिले तो देखना, चंडीगढ़ बहुत ही अच्छे ढंग से बसाया गया शहर है। चंडीगढ़ बहुत ही शानदार शहर है और ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। यहाँ पहले और आज प्रशासक नियुक्त किया जाता था। पहले यहाँ क्या किया जाता था, प्रशासक नियुक्त किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, क्या है, राज्यपाल, उन्हीं को प्रशासक का अतिरिक्त पद भार दिया गया है। तीसरा पॉइंट अपने पास कौन सा है वो देखिए, अपने पास आ गया दिल्ली और चंडीगढ़। इसके बाद आप लोगों को याद होना चाहिए, एक मैंने बताया था आपको दमन और द्वीप, दमन द्वीप, ठीक। इसके बाद इसके साथ ही किसको मिला दिया गया, अगर आपको जानकारी है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि दमन और द्वीप तो गुजरात का जो बॉर्डर था उस पर था। एक है आपके पास, इसी के साथ केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2020 को जिनको इनके साथ सम्मिलित कर दिया वो और यूनियन टेरिटरी कौन से थे, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, नागर हवेली, ये सम्मिलित कर दिया केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2020 को, और सम्मिलित रूप से दमन और द्वीप और दादर नगर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसमें क्या होता था देखिए, मान लो इधर गुजरात वाला जो क्षेत्र है आपका वो ऐसा था कुछ, ठीक है, ऐसा था, तो यहाँ से इधर आपके ये सीमा है महाराष्ट्र और गुजरात की, तो यहाँ जगह जो है वो आपकी पड़ती है कौन सी, दादर नगर हवेली, जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। इधर और इधर दो जगह अलग अलग पड़ते हैं, दमन और द्वीप, दो अलग अलग, यहाँ दो अलग अलग जिले थे, एक दमन एक द्वीप, और एक जिला था दादर नगर हवेली। तो प्रशासनिक दृष्टि से दोनों में ज़्यादा दिक्कत आती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए 4 नंबर, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, एक आपको जानकारी होनी चाहिए, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी याद रह जाएगा आपको। एक 6 नंबर आपको याद होना चाहिए, पुडुचेरी, पुडुचेरी, या इसको पुडुचेरी भी बोलते हैं, पुडुचेरी, या इसे पांडिचेरी भी बोलते हैं, पांडिचेरी, ठीक है। और आप लोगों को याद होना चाहिए, सबसे लास्ट में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में यहाँ से गए थे, तो उन्होंने अंत में पुडुचेरी और गोवा का जो क्षेत्र था वहाँ अपना अधिकार जमाए रखा था कुछ समय तक, आप लोगों को याद होना चाहिए। अब पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो भी याद रखने चाहिए आप लोगों को। कितनी जगह है ये, 4 जगह है। एक तो पुडुचेरी है, खुद पुडुचेरी, ये याद होना चाहिए। एक आपका है करिकाल, करिकाल, एक आपका है माहे, ठीक है, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखो माहे जो है ना वो यहाँ पड़ता है केरल में, कहाँ पड़ता है, केरल में क्या है, माहे है, माहे। ये माहे किसी ज़माने में जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको जानकारी होगा कि फ्रांसीसी जो थे, उन फ्रांसीसियों का ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ से फ्रांसीसी अपने सेना के लिए हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे, यानी समुद्र के रास्ते फ्रांसीसी जो है वो इस बंदरगाह का यूज़ करते। ये एक बंदरगाह है जहाँ से फ्रांसीसी क्या करते थे, अपने हथियारों का जो व्यापार था वो पूरा इसी बंदरगाह से किया करते थे। इधर जब आप चलोगे तो इधर तमिलनाडु जब आएगा, तमिलनाडु स्टेट में एक जगह पड़ेगी, वहीं तो आपको मिलेगा पुडुचेरी, पुडुचेरी, और यहीं पास में आपको मिलेगा कौन सा, जो मैंने लिखा है करिकाल, ये करिकाल, ये क्षेत्र यहाँ मिलेगा। और आगे जब आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो पुडुचेरी का एक भाग यहाँ मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ रहा होगा शायद मेरी बात। यानी पुडुचेरी 4 जगह है, एक माहे है, एक करिकाल है, एक पुडुचेरी, और एक यहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो 3 जगह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आंध्र प्रदेश में एक भाग, 2 भाग तमिलनाडु में है, और एक भाग जो माहे है वो कहाँ है, केरल में है।
तो आप लोगों को लक्षद्वीप का मालूम चल गया, लक्षद्वीप इधर द्वीपीय क्षेत्र है। फिर अंडमान और निकोबार इधर है, आप लोगों को अंडमान निकोबार के बारे में पूरी जानकारी पढ़ाई जाएगी। फिर आगे आपके पास पुडुचेरी या पुडुचेरी कह दो, इसको पांडिचेरी कह दो। इसके ऊपर देखिए लक्षद्वीप है, फिर दमन द्वीप है, फिर चंडीगढ़ है, फिर आपका क्या है, दिल्ली है। शायद मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये जानकारियां समझ में आ गई होगी। अब सोचिए कि मैंने दिल्ली लिख दिया, चंडीगढ़ लिख दिया, दमन और द्वीप लिख दिया, लक्षद्वीप लिख दिया, अंडमान और निकोबार लिख दिया, पुडुचेरी लिख दिया। तो ध्यान से देखिएगा जरा, अब नए नए 2 और यूनियन टेरिटरी भारत सरकार ने बनाए, जिसमें से एक है आपका लद्दाख, क्या है, लद्दाख, और एक है आपका जम्मू कश्मीर। मैंने इनको पूरे विस्तार से पढ़ा दिया आपको पहले भी, लेकिन एक बार फिर नाम बता देता हूँ। ये 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर हो गया। आज के दिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो आपके सामने नाम है दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये इतनी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पूरी कहानी मैंने पूरे डिटेल से आप लोगों को बता दी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संघ शासित प्रदेश कितने हैं और उनका नाम क्या क्या है। स्थिति कहाँ कहाँ है आप लोगों को सब मालूम है, दिल्ली की मालूम है, चंडीगढ़ की मालूम है, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली जो है आपको मैंने बता दिया यहाँ है। इधर फिर लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार रह गया। भारत के इधर तो है लक्षद्वीप और इधर क्या है, अंडमान और निकोबार। पूरे विस्तार से इसकी जानकारी आपको बताई जाएगी थोड़ी देर में। पुडुचेरी में आपको 4 भाग मैंने बता दिए, एक पुडुचेरी, एक करिकाल है, एक माहे है। देखिए माहे यहाँ है, एक पुडुचेरी और करिकाल यहाँ है तमिलनाडु में, एक भाग इसका जो है वो यहाँ रह जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको याद होने चाहिए। लद्दाख जो क्षेत्र है वो इधर वाला है, यानी अक्साई चीन की तरफ वाला जो क्षेत्र है, इधर ऊपर अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, तो इसके नीचे है वो तो है लद्दाख, और लद्दाख के इधर नीचे जो है वो आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। आप लोगों को ये बात सारी समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर आगे अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ये एक छोटा सा मैंने टॉपिक इसमें बताया आपको, जिसमें यूनियन टेरिटरी और क्या बता दी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्थिति में ये यूनियन टेरिटरी है। अब चलिए अपन पहले टॉपिक पर बढ़ते हैं अपने। अगला एक टॉपिक है जिसका नाम है द्वीप। सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए द्वीप कहते किसे हैं, द्वीप क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर कोई भूमि का टुकड़ा, जैसे ये मान लो एक भूमि का टुकड़ा है और ये चारों तरफ से पानी से अगर घिरा हुआ है, ध्यान से समझना कि अगर ये पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये जो टुकड़ा है भूमि का, इसे क्या कहा जाएगा, इसे द्वीप कहा जाएगा। समझ में आ गया? आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर बताइए। तो द्वीप क्या होगा, जो चारों ओर से, वो भूभाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे तो द्वीप कहते हैं। और एक आपको और मालूम होना चाहिए, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आप लोगों को मालूम है? मैं बता देता हूं, परीक्षा में सीधा सवाल आता है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? ग्रीनलैंड। आप लोगों को मालूम है विश्व का जब आप मानचित्र देखोगे तो उस पर आपको ऊपर ही ऊपर नजर आएगा ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के द्वीप कहते किसे, आपको बता दिया, जो भूभाग चारों ओर से जल से घिरा होता है वो भूभाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? वो भूमि का टुकड़ा जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे मान लो भारत का ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, ये पूरा भूभाग है वो इधर से जल से घिरा हुआ है पूरा 3 ओर से, ऊपर को छोड़कर। तो ये भारतीय प्रायद्वीप है। इसको क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है इसे। और आपको यह भी सवाल पूछ सकता है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सवाल परीक्षा में आए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। इसका आंसर होगा अरब प्रायद्वीप। कौन सा है?
अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। प्रायद्वीप के मैंने एग्जाम्पल दे दिए, भारतीय प्रायद्वीप है और अरब प्रायद्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और द्वीप के एग्जाम्पल आपके सामने बहुत है, जैसे एक ग्रीनलैंड है आपके पास, एक है लक्षद्वीप, ये भी द्वीप है, एक है अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार, ये भी क्या है, द्वीप के एग्जाम्पल है, निकोबार, ये सब द्वीप के क्या हैं, एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी शायद, द्वीप किसको कहते हैं और प्रायद्वीप किसको कहते हैं। प्रायद्वीप तो वो भूमि का भाग है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, वो प्रायद्वीप है। द्वीप जो चारों ओर से जल से घिरा है वो द्वीप है। द्वीप का एग्जाम्पल है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब द्वीप के एग्जाम्पल हैं। ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद देखिए प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जो 3 ओर से जल से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारतीय प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। अब बात करते हैं, जब द्वीप अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है तो द्वीपों की कुछ और बात, ये तो परिभाषा हुई है, भारतीय द्वीपों की अपन बात करना चाह रहे हैं। देखिए भारत में सबसे पहले मैं द्वीप की बात करना चाहूंगा अंडमान और निकोबार के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो आप लोग। भारत में एक तरफ आपके पास है लक्षद्वीप, कौन सा है, लक्षद्वीप, और एक तरफ आपके पास है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। बहुत अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों आपको ये बात, अंडमान और निकोबार द्वीप है। अब लक्षद्वीप जो है, इस लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं और अंडमान और निकोबार में आपके पास टोटल कितने द्वीप हैं, इधर आप लोगों के पास टोटल कुल मिलाकर कितने द्वीप हो सकते हैं, सबसे पहले बात यह है। तो इधर आप लोगों को याद रखना है, इसमें तो 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, लक्षद्वीप में टोटल कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं, और इधर अंडमान और निकोबार में कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं। पहली बात आपको याद होगी प्यारे बच्चों कि लक्षद्वीप उसमें तो टोटल 36 द्वीप है, अंडमान और निकोबार में टोटल कितने द्वीप है, 572 द्वीप है। भारत की स्थिति किस ओर है आप लोगों को ये मालूम ही होगा। जैसे भारत प्रायद्वीप में भाग बना रहा हूं अभी, इस प्रायद्वीप में इधर जो द्वीप है वो तो कौन से हैं, लक्षद्वीप है, और इधर जो द्वीप ये हैं, ये जो आकृति आपको दिखाई देती है इधर, ये कौन से द्वीप हैं, ये हैं आपके अंडमान और निकोबार। ये अंडमान और निकोबार, इधर वाले द्वीप कौन से हैं, लक्षद्वीप। अब सुनिए, ये जो लक्षद्वीप है ये मूंगा प्रकार के द्वीप हैं, मूंगा द्वीप है। क्या है, मूंगा द्वीप। ये मूंगा एक प्रकार का जलीय जीव है। इस मूंगे की मृत्यु के बाद इसकी जो हड्डियां और पसलियां हैं, उन पसलियों के कारण ही कौन से द्वीपों का निर्माण होता है, ये लक्षद्वीप प्रकार के जितने भी द्वीप हैं इन सब का निर्माण मूंगा की चट्टान, जिसको अपन बोलते हैं, ऐसी चट्टानों के निर्माण के द्वारा होता है, और इनको मूंगा द्वीप भी कहा जाता है। प्रवाल भीति आप लोगों को याद होना चाहिए, या कह दो प्रवाल भीति, प्रवाल भीति, ठीक है। आप लोगों को अगर कभी पढ़ने का मौका मिले तो मूंगा के बारे में पढ़ना। मूंगा एक जलीय जीव है, जो जलीय जीव समुद्र में रहता है, और समुद्र में रहता है तो कुछ समय बाद ये क्या करता है कि जिस जगह पर ये रहता है वहाँ इसकी मृत्यु होती है, तो इसकी हड्डियाँ और जो पसलियाँ हैं, उन पसलियों के कारण धीरे धीरे एक द्वीपों का निर्माण हो गया, और वो इनकी हड्डियां और पसलियां जो है वो बहुत ही कठोर होती है। इन कठोर हड्डी और पसलियों के कारण कौन से द्वीप, या प्रवाल भीति द्वीप कह दो या मूंगा द्वीपों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों। इधर बात करते हैं अपन अंडमान और निकोबार। आप लोगों के पास जो द्वीप है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, ये भारतीय प्रायद्वीप के इस वाली साइड की तरफ हैं, समझ गए। यानी ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अराकाम योमा जो पर्वत श्रृंखला है, अराकाम योमा पर्वत श्रृंखला का अवशेषी भाग है कौन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहां लिख देता हूं मैं, अराकाम योमा, अराकाम योमा पर्वत श्रृंखला का, पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग है, अवशेषी भाग है। कौन सा, अंडमान और निकोबार, ठीक है। आप लोगों को मोती शब्द याद होगा, मोती जो पहनते हैं उनको ही बोलते हैं मोती, तो इन द्वीपों को मोती द्वीप भी कहा जाता है। कौन से द्वीप हैं ये,
मोती द्वीप हैं। इधर वाले कौन से हैं? मूंगा द्वीप या प्रवाल भित्ति द्वीप हैं, और इधर वाले द्वीप क्या है आपके? मोती द्वीप हैं, जो अंडमान और निकोबार वाले द्वीप हैं। अराकाम योमा पर्वत श्रृंखला का जो शेष भाग है उसी का विस्तार है, यानी अराकाम योमा पर्वत श्रृंखला जो भारत और म्यांमार के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण करती है, उसी का शेष भाग जो है वो कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अब चलिए अपन बात करते हैं, आज सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं अंडमान और निकोबार में जो द्वीप स्थित है उन द्वीपों की स्थिति कैसी है और भारत के वो कैसे कैसे भाग है और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो सुनिएगा जरा आप लोग। सबसे पहले देखिए अपने पास यहाँ कितने भाग हैं। पहला भाग यहाँ है, ये म्यांमार में है जिसका नाम है, मैं पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा इसके संबंध में। ये म्यांमार में है जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप है। ये कहाँ है? म्यांमार में है, म्यांमार में है, ठीक है। इसके बाद आप एक रेखा खींच दीजिए इसे, ठीक है, और इसके बाद 3 द्वीप और बनाइए, पहला, दूसरा और तीसरा बना दिए प्यारे बच्चों। फिर आप एक रेखा खींच दीजिए और उसके बाद एक द्वीप और बना दीजिए, उसके बाद भी एक रेखा खींच दीजिए, उसके बाद 3 द्वीप और बना दो, 1, 2 और 3। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? मैंने ये अंडमान और निकोबार के जितने द्वीप हैं वो सब बना दिए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये किसका है? अंडमान का है। समझ लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अंडमान द्वीप है और नीचे वाला जो है वो है निकोबार। कौन सा है? निकोबार। अब अपने को समझना क्या है वो देखो। ये ऊपर वाला द्वीप है, ये है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। और ये कहाँ है? म्यांमार में है, ठीक है। अब देखिए ये जो द्वीप है 3, इन द्वीपों के नाम याद रखने हैं आप लोगों को और बहुत आसानी से आप लोगों को ये सब नाम याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन कार की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? कार की। कार क्या होनी चाहिए? या तो कार छोटी होनी चाहिए या बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो छोटी कार होगी तो वो क्या होनी चाहिए? या तो कार लघु होनी चाहिए, छोटे को क्या बोलते हैं? लघु। या तो डबड़ी होनी चाहिए, ठीक है, मिनी कार, नैनो कार होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे अपन? लघु। और या लघु नहीं हो तो कैसी हो? बड़ी आलीशान होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए? ग्रेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेट होनी चाहिए। तो याद हो गया ना? देखो तीनों के नाम मैंने याद करा दिए। पहला कौन सा है? पहले का नाम है कार निकोबार, याद कर लो। पहले का नाम क्या है? कार निकोबार द्वीप है, निकोबार, याद हो जाएगा शायद। दूसरा है लघु निकोबार, लघु निकोबार। उसके बाद आप लोगों को याद है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब ये ग्रेट निकोबार की चर्चा मैंने बहुत पहले भी आपसे की है, क्यों की है वो सुन लो। ग्रेट निकोबार में भारत का जो अंतिम पॉइंट है जिसको अपन इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। एक और नाम बोलते हैं इसका पार्सन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट। ये सब के सब जो नाम है वो एक के ही हैं। इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट बोलते हैं। और ये क्या है कि इस ग्रेट निकोबार का अंतिम छोर है, यानी भारतीय जो सीमा है उस भारतीय सीमा का समुद्र में ये अंतिम छोर है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। और मैंने पहले भी बताया था जो इंदिरा गांधी अपनी प्रधानमंत्री रही है उससे इस इंदिरा का कोई लेना देना नहीं है। जो ऊपर भी इंदिरा कोल है उससे और इस इंदिरा पॉइंट से, इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम पर नहीं रखा गया है। ये नाम याद रखें आप। ये ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार के नीचे भी आप लोगों को याद रखना है कि एक रेखा ऐसे आपको सीधी छोड़नी है। एक रेखा आपको क्या करनी है? सीधी छोड़नी है। और इसके नीचे एक द्वीप है जो है सुमात्रा द्वीप। क्या है? सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप। ये कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी बातें याद हो जाएगी। देखिए एक है सुमात्रा, कहाँ है? इंडोनेशिया में। एक ऊपर क्या है? कोको द्वीप है जो कहाँ है? म्यांमार में। इसका मतलब ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जो द्वीप है वो ही भारत में स्थित है। ये वाला म्यांमार में है और ये वाला कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो सबसे पहले आपको निकोबार के याद करने 3। निकोबार में क्या है? कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। आपके लिए ये ग्रेट निकोबार
और भी तरीके से इंपॉर्टेंट है। भारत में 2 ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी किसको कहते हैं, ये आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ज्वालामुखी एक लावे के उद्गार के रूप में बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी है वो ऐसे मान लो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से, और जैसे अपने मान लो कभी कभार आपने देखा होगा कि घर में छाछ बहुत दिनों से पड़ी रहती है तो उसमें बुलबुले से बाहर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार के ये बुलबुले जैसे भाग हैं जिसको मैग्मा अपन कहते हैं, वो मैग्मा इससे क्या करता है, बाहर निकलता है। इसी को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है और एक शांत ज्वालामुखी है। वो दोनों ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर हैं? वो दोनों ज्वालामुखी आपके इस ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी? दोनों के दोनों ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? ये है ग्रेट निकोबार में। इन दोनों के नाम और बता देता हूं आपको। एक का नाम है आप लोगों के पास बेरन, ठीक है, एक का नाम क्या है, बेरन, और एक का नाम है आपके पास नारकोंडा। नारकोंडा, नारकोंडा, देखो बेरन और एक है नारकोंडा। तो आप लोगों को देखो नाम से याद हो जाएगा बहुत आसानी से। कैसे याद हो जाए? बेरन कभी भी शांत नहीं रह सकती, आपको पता है। बेरन कभी शांत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। बेरन तो बदलेगी, फिराक में ही रहेगी। तो ये जो बेरन है ये तो है आपका इस ग्रेट निकोबार पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है ये, ठीक है। और ये जो नारकोंडा है, नार शांत रहे इतने ही ठीक है, और नार जब अशांत हो जाती है तो आपको मालूम है, तो नार जो कोंडा जो है वो आपका एक क्या है, शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी है। शांत या क्या कहते हैं, सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा? नारकोंडा ज्वालामुखी है। एक बार फिर बता देता हूं आपको ये बात अगर समझ में नहीं आई। यहां निकोबार में 3 द्वीप हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है यही भारतीय भूमि का अंतिम पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते हैं। इस ग्रेट निकोबार की इंपॉर्टेंस आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि यहां भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, दोनों ही कहां हैं, ग्रेट निकोबार में है। पहला तो है बेरन और दूसरा है नारकोंडा। बेरन जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब है जिससे लगातार क्या निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है, वो होता है सक्रिय। और जिससे मैग्मा नहीं निकलता, पहले कभी निकलता होगा, वो कहलाता है आपका शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी। तो आप लोगों को याद हो गए। अब अपन चलते हैं अंडमान की तरफ। अंडमान में याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो अंडमान है, देखो ये कोका है, कोका कोला जानते हो ना आप लोग, सब लोग जानते हैं कोका कोला। मान लो ये कोका कोला की बोतल है, ठीक है। अब कोका कोला की बोतल में अगर आप पीने बैठ गए मान लो, तो ये भाग इसका उत्तरी भाग है, ये भाग इसका मध्य भाग है, और ये भाग इसका क्या है, दक्षिणी भाग है। बस याद हो गया कौन सा, अंडमान। ये ऊपर वाला भाग उत्तरी अंडमान, बीच वाला भाग मध्य अंडमान, और नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिणी अंडमान। और कोका कोला क्यों बनाई आपको याद है? मुझे क्यों बनाई है मैंने? कोका इसलिए बनाई है कि ऊपर वाला भी आपको याद रहे कि कोका से शुरू करना है, कोका कोला। उसके बाद नीचे क्या आएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ये तो हो गया आपका कौन सा, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। उसके बाद हो गया आपका ये दूसरा है जिसको अपन कहेंगे मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और ये आपका हो गया कौन सा, दक्षिणी अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान। अब एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैंने एक जगह बीच वाली छोड़ी है, ये भी अंडमान का भाग है, और इसका नाम है कौन सा, लघु अंडमान, लघु अंडमान। इतनी बात प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई क्या? कौन सी, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। एग्जाम में इससे बाहर कभी सवाल नहीं आता। और आपको इसके साथ एक बात और बता देता हूं, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहां स्थित है, ठीक। और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ग्रेट निकोबार में है। कहां है, ग्रेट निकोबार में। आप लोगों को इतना याद होना चाहिए बस कि सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल। क्या नाम है, सैडल। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसको तो याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अपने जाना पहचाना नाम है ये,
ठीक है, कौन सी है? सैडल। सैडल किसकी है? उत्तरी अंडमान की। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल है। क्या है? सैडल है। याद हो गया ना? सैडल, नाम 2 बार बोलो, याद। अब देखिए यहां ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है भूलियर। कौन सी है? भू और लियर, भूलियर। दोबारा याद कर लो, इसकी भूलियर और इसकी क्या है? सैडलर है। 3-4 नाम तो इसमें मैंने ऐसे लिखे हैं जो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो कौन कौन से, यहां लिखा है मैंने बेरन, यहां लिखा है नारकोंडा, इसका नाम मैं लिख दिया भूलियर और इसका नाम लिख दिया सैडल। आपको इतना ही याद रखना है, ऊपर वाला कोको द्वीप है, नीचे वाला सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया में है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये जो रेखाएं आपको खिंचाई है ये क्या क्या है। ठीक है, रेखाओं के बारे में अगर मैं जानकारी बताऊं तो कुछ चैनल होते हैं। चैनल का मतलब 2 भागों को, जो धरातलीय भाग है उनको तो अलग करते हैं और समुद्री भाग है जो उनको क्या करते हैं? ये जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे जल संधि हुई, ऐसे ही कुछ चैनल हैं जिनका नाम रखा गया है। सबसे पहले नीचे से शुरू करो, नीचे शुरू करो, इसको कहेंगे 6 डिग्री उत्तरी चैनल। 6 डिग्री चैनल है ये। क्या है ये? 6 डिग्री चैनल है ये, इसका नाम है 6 डिग्री चैनल। 6 के बाद आता है 10, तो ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे सवाल। ये 6 डिग्री चैनल है। अब इस पर कुछ नहीं लिखना, ये आपका 14 डिग्री चैनल है। 14 डिग्री चैनल आपको आज के वीडियो में मैं द्वीप और उसमें भी अंडमान पूरा पढ़ा रहा हूं, इसके बाहर कोई सवाल आज तक आया भी नहीं है। 14 डिग्री जो चैनल है वो है यहां 10 डिग्री चैनल है और यहां क्या है? 6 डिग्री का चैनल है। अब प्यारे बच्चों मैंने एक जगह छोड़ दी, ये याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। डाकन का नाम सुना है ना आपने? किसका नाम? डाकन का। तो ये है डंकन चैनल, डंकन जल संधि है ये क्या है? डंकन जल संधि है। अब सुन लो, तो आपसे सीधा सवाल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कैसे, वो सवाल सुनो। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच जो चैनल है वो कौन सा है? 6 डिग्री चैनल है। आपसे परीक्षा में सवाल इसी तरीके से पूछेगा कि भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, या वो पूछेगा ग्रेट निकोबार या सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, वो 6 डिग्री चैनल है। इसके बाद वो पूछेगा लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। या वो ऐसे पूछेगा अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो वो भी 10 डिग्री चैनल है। अगला सवाल वो पूछेगा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, वो है डंकन जल संधि। इसके बाद आपसे सवाल पूछेगा म्यांमार और भारत को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 14 डिग्री चैनल। भारत और म्यांमार को कैसे अलग करता है? देखो कोको द्वीप भारत का है और उत्तरी अंडमान कोको द्वीप म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान किसका है? भारत का। एक सवाल तो ये। या वो पूछेगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने वाला आपका चैनल कौन सा है, तो 14 डिग्री चैनल है। उसके बाद आपको 2-3 बात और बताता हूं। पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गए तो यहां 3 द्वीप है, उन 3 द्वीपों का नाम चेंज कर दिया, इसलिए आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या नाम था और क्या चेंज कर दिया। आप लोगों को याद होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखो एकदम आसानी से याद करवा देता हूं। बोस जब शहीद हुए ना, बोस क्या हुए? शहीद। सुभाष चंद्र बोस जब शहीद हुए तो हमें क्या मिला? स्वराज मिला। क्या मिला प्यारे बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जब शहीद हुए तो हमें क्या मिला? स्वराज मिला। नरेंद्र मोदी ने इन तीनों का नाम ये रखा। पहले का नाम रखा कौन सा? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका नाम किया। दूसरे का नाम उन्होंने किया शहीद द्वीप, और तीसरे का नाम उन्होंने बदल कर दिया कौन सा द्वीप? स्वराज द्वीप। कौन सा कर दिया? पहला आप लोगों को याद होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस द्वीप, दूसरा शहीद द्वीप और उसके बाद है स्वराज द्वीप। इनका पहले नाम क्या था? तो पहले नाम इस पहले का तो था रोस द्वीप। पहले इसका नाम क्या था? जब आदमी को गुस्सा आएगा तो उसको अपन बोलते हैं रोस। रोस में क्या में आ रही है? के बात है, के चाह दूं रोस में आदमी नीलो हो जाए एकदम, तो इसका नाम था नीला द्वीप। और इसका था हेवेलोक। आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए अब कि पहले इनके ये 3 नाम थे। कौन कौन से? पहले का नाम था रोस द्वीप, दूसरे का था नीला द्वीप और इसका नाम था हेवेलोक द्वीप। रोस आएगा आदमी को तो वो नीला होगा और नीला होते ही हेवेलोक हो जाएगा, यानी लोक में
बंद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है रोस, नीला, हेवलॉक। लेकिन अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है नाम बदलकर क्या क्या कर दिया। तो रोस का नाम कर दिया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नीला द्वीप का नाम कर दिया शहीद द्वीप, और हेवलॉक द्वीप का नाम कर दिया स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस जब शहीद हुए तो हमें क्या मिला? स्वराज मिला। तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। रोस आएगा आदमी, नीला होगा हेवलॉक। बस इसी क्रम में आप लोगों को ये याद रखना है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, यहाँ जनजातियां निवास करती है। और यहाँ आपको याद होना चाहिए हमारी आज़ादी के हीरो वीर सावरकर यहाँ की जेलों में रहे थे। वीर सावरकर को सब लोग जानते होंगे। और वहाँ काला पानी की जो सज़ा जिसको अपन कहते हैं, वो अंडमान और निकोबार में जो जेलें बनी हुई है उन्हीं जेलों में दी जाती थी। समुद्र के रास्ते यहाँ छोड़ दिया जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कुछ दिखता है, ना कुछ हो रहा है। काल कोठरियाँ हैं, और उन्हीं काल कोठरियों में रहते हुए वीर सावरकर ने अपनी सारी कविताएं दीवारों पर छाप दी थी। और वहीं से 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति पर लिखी गई उनकी जो किताब थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका नाम था, वो अंग्रेजों से छुप छुप कर उन्होंने पूरी लिखी और भारत भेजते रहे। अनेक भाषाओं में उनका रूपांतरण हुआ। तो उन सब की रचनाएं कहाँ हुई? यहीं इन्हीं द्वीपों पर जो अपनी जेल है, सेलुलर जेल जिनके नाम से जानी जाती है अलग अलग नामों से, वो जेल जिनमें वीर सावरकर को रखा गया वो अंडमान में है। वहाँ कुछ भी नहीं है। आज वहाँ कुछ जनजातियाँ निवास करती है, ठीक है। जनजातियां भी इतनी जंगली जनजाति है वो कि मनुष्य को देखते ही वो क्या कर जाती है? खा जाती है। जैसे पहले आपको मालूम है मनुष्य जंगली वेश में रहता था, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले मानव था वैसा ही मानव आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मौजूद है। और वो इंसान को देखते ही क्या कर देता है? खा जाता है, मार देता है। इस प्रकार के यहाँ जनजातियां क्या करती है? आज भी निवास करती है, ठीक है, जो जंगलों में रहती है और जंगलों पर ही अपना जीवन यापन करती रहती है। तो आप लोगों को आज का वीडियो शायद पसंद आएगा, ठीक है।